नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बिहार में एक बार फिर से उठापटक देखने को मिली है। महागठबंधन की बैठक होनी है 23 जून को, लेकिन उससे पहले हलचल तेज हो गई है राजनीति में। दरअसल जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और मंत्री संतोष सुमन मांझी से नीतीश सरकार को इस्तीफा दिलवाकर सियासी भूकंप ला दिया है। चारों तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार मांझी एक बार फिर से पलटी मारने वाले निकले। तो वहीं नीतीश कुमार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार अपनी सरकार या महागठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं और विपक्षी नेताओं को कैसे मना पाएंगे इसके बाद। फिलहाल 2024 चुनाव से पहले संतोष सुमन मांझी का इस्तीफा नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा सकता है और बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है और इसके साथ ही अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ होगा अगला कदम जीतन राम मांझी का। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल हम का जो बयान आया जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से, कहा गया कि जदयू चाहती थी कि हम का विलय जेडीयू में कर दिया जाए और अस्तित्व की लड़ाई यहां पर हम लड़ रही है। जदयू चाहती थी कि हम का विलय हो जाए, नीतीश के दबाव में हम झुकेंगे नहीं। ये बात कही गई है संतोष सुमन मांझी की तरफ से कि पार्टी का एक विजन है, पार्टी जिस लिए पार्टी का गठन जदयू से निकालने के बाद किया गया है उस लक्ष्य को वो पूरा करेगी। हम अकेले संघर्ष करेंगे, आगे की रणनीति भी बनाएंगे। ये बात भी सुमन संतोष मांझी ने कही है और उसके साथ उन्होंने कहा है कि दरअसल वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी हम पार्टी, ये बात निकल करके सामने आई है और इसके बदले नीतीश कुमार ने कहा कि हमको जेडीयू में विलय कर दीजिए, हम जिधर रहेंगे उधर जीतेंगे। संतोष का ये बड़ा बयान भी सामने आया है कि वो जिधर रहेंगे उनकी पार्टी उधर वो जीत दर्ज करेंगे। अब बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है वो भी जरा आपको हम समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुल सीटें हैं 243, बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है विधानसभा में। महागठबंधन में राजद के पास 79 सीटें हैं और जदयू के पास 45 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। वाम दलों का जो समर्थन है, बाहरी सपोर्ट है, वो 16 सीटों पर बाहर से ही समर्थन सरकार को दिया गया है और हम के खाते में 4 सीटें हैं जिसमें से एक मंत्री बनाए गए थे सुमन संतोष मांझी, जो कि आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर यहां पर आप समझने वाली बात यह है कि हम अपना हाथ खींच भी लेती है तो उसके बाद भी सरकार संकट में नहीं आएगा, सरकार के ऊपर संकट नहीं आएगा, क्योंकि 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए और ऐसे में 79 और 45 जदयू आरजेडी के पास, जबकि 19 कांग्रेस के पास है और वाम दलों का समर्थन भी है। तो एक बड़ी संख्या ऑलरेडी सरकार के पास है, सीटों की रहेगी। तो अगर हम सरकार से अपना हाथ खींचती, चारों विधायक जाते भी हैं, तो सरकार पर संकट गहराता नजर नहीं आ रहा है। और ये बड़ी बात कही जा रही है हम की तरफ से, संतोष सुमन मांझी की तरफ से, कि दरअसल उनकी पार्टी को विलय करने की बात कही जा रही थी नीतीश कुमार की तरफ से। बार बार यहां तक कहा गया कि दबाव बनाया जा रहा है और ऐसे में अब उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। अब क्या कुछ है पूरी रणनीति, किस तरीके से महागठबंधन को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और इस तैयारियों के बीच ही महागठबंधन की बैठक से पहले जब ये एक इस्तीफा हुआ बिहार सरकार में, तो क्या कुछ है पूरा मामला, जरा हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने किया वार तब महागठबंधन में पड़ी दरार, गठबंधन में पड़ी फूट, क्या विपक्ष होगा एकजुट? विपक्ष में तकरार, कैसे होगा बेड़ा पार? हमने छोड़ा साथ, क्या जाएंगे बीजेपी के साथ? भले ही नीतीश बाबू विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हों, लेकिन उनके अपने ही नेता उनसे नहीं संभाले जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि महागठबंधन का हिस्सा हम पार्टी के नेता नीतीश सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि अब महागठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल 2024 चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले से विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए जमकर कटाक्ष किया है। हकीकतों के आधार पर कुछ बातें आ रही है, दूसरी तरफ भाई भतीजावाद है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है? नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया है, और रेट कार्ड भी कैसा है? छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। तो जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना नाम लिए लालू समेत कई विपक्षी दलों को घेरने में जुटे हुए थे, वहीं दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन में दरार पड़ रही थी और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी के विलय के लिए भारी दबाव बना रहे थे, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। नीतीश हमारा अस्तित्व ही मिटाना चाहते हैं, ऐसे में हम नीतीश कैबिनेट से अलग हो रहे हैं। देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया, दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में। अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए, तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। इस बीच 13 अप्रैल 2023 की एक तस्वीर बिहार की सियासत में अचानक मौजूद हो गई। इस तस्वीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जीतन राम मांझी दिख रहे थे। इस तस्वीर के सामने आते ही बिहार के सियासी गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया था। इसके बाद से ही मांझी कभी नीतीश कुमार पर नरम तो कभी गरम दिखने लगे थे। मांझी के व्यवहार से अचानक आए बदलाव से ऐसा लगने लगा था कि आखिर मांझी कुछ खेल करने की फिराक में है क्या। इसी बीच 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक तय हो गई, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता के शामिल न होने से मीटिंग टल गई। इसके बाद 23 जून की तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन इससे पहले ही मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन मांझी का नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा करा दिया। अब सवाल ये है कि मांझी ने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। सूत्रों की माने तो मांझी ने बीजेपी की डील के बाद से ही अपना पहला दांव खेला है। जीतन राम मांझी बीजेपी से गवर्नर की पोस्ट और बिहार में एक एमएलसी की सीट चाहते हैं। इसके जरिए मांझी एक तीर से दो निशाने साधेंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर बिहार महागठबंधन में पड़ी दरार आगे कितना बढ़ती है, या फिर नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को एकजुट करते हुए महागठबंधन में पड़ी दरार का डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने पूरा मामला समझा कि दरअसल मामला है क्या। हम एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है। 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और ठीक 2 महीने बाद 13 जून को जीतन राम मांझी के बेटे का नीतीश की कैबिनेट से इस्तीफा होता है। जाहिर तौर पर है कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी। समझने की कोशिश करेंगे खिचड़ी क्या है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। पहले मनीष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इम्तियाज अंसारी जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और कुछ ही देर में पूजा सिंह भी हमारे साथ जुड़े होंगी, जो कि हम के प्रवक्ता होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज़ पर। और क्योंकि अभी हमसे पूजा सिंह जी नहीं जुड़ी है, नहीं हम उनसे सबसे पहले सवाल उन्हीं से लेते। इम्तियाज अंसारी जी, गठबंधन महागठबंधन की तैयारी चल रही है, बैठक की तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से, खासतौर पर सबसे जो बड़ी तैयारी है वो आपकी तरफ से चल रही है। लेकिन उससे पहले कैबिनेट से इस तरह का इस्तीफा सामने आना, क्या ये साबित नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि जो महागठबंधन की तैयारी चल रही है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? योगेश जी, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि हम जेडीयू के प्रवक्ता नहीं, प्रदेश महासचिव हैं। जी ठीक है, वो ठीक करा रहे हैं। वो इनपुट हमारा इनपुट ने आपसे संपर्क किया होगा, वो ठीक करवा रहे हैं। महासचिव कर दीजिए भाई जावेद इम्तियाज अंसारी साहब को। और देखिए, देश के सामने विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि 2024 नीतीश कुमार जी वॉइस ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष की आवाज।
और 2024 देश इस तरह से अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है। तो देश को अघोषित आपातकाल से निकालना है। देश का जो संविधान है वो संविधान नहीं बदला जाए, उसको सुरक्षित रहे। देश का इतिहास को जिस तरह से मिटाने की लगातार केंद्र की सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस इतिहास को बचाया जाए। देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बचाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, इन तमाम सवालों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने विपक्ष एकता की गोलबंदी का काम उन्होंने शुरुआत किया है और देश के तमाम महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों से संपर्क साध करके जो 23 तारीख को बैठक हो रही है, उस बैठक में तमाम प्रमुख राजनीतिक दल के हेड, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मौजूद रहेंगे। उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि देश के लिए किस तरह का संरचना किया जाए ताकि 2024 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के उद्घाटन के बहाने जो राज अभिषेक करा करके देश में राजतंत्र की ओर जो ले जा रहे हैं। देश में सिर्फ 3 लोगों का शासन है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और अडानी का। ये 3 लोगों के शासन से मुक्त हो, देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, देश का इतिहास बचे। ये महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय तो ये ठीक है इम्तियाज अंसारी साहब, हमारा सवाल दरअसल ये था कि आप महागठबंधन की रणनीति बना रहे हैं, सारे विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब ये कोशिश की जाती है, इसी दरमियान जो पहले से ही गठबंधन में आपके साथ हैं, सरकार में शामिल हैं और सरकार में कैबिनेट का हिस्सा भी है एक व्यक्ति उसमें से, और वो अचानक से इस्तीफा दे देता है पार्टी से, देखिए उसकी पार्टी अलग हो जाती है गठबंधन से। हालांकि उन्होंने ये बात साफ कही है कि गठबंधन में अभी वो शामिल है, लेकिन वो सरकार में कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे अब। तो ये सवाल तो उठता है कि नेतृत्व पर सवाल उठेगा ना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के पैर। नहीं, नेतृत्व तो बेमिसाल है। हाँ। नेतृत्व ऐसा बेमिसाल है कि आज पूरे देश के विपक्ष की आवाज है। नेतृत्व तो बेमिसाल है, देश और दुनिया नीतीश कुमार जी को वॉइस ऑफ अपोजिशन मान रहा है। नेतृत्व पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और रहा ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है कि तमाम बिहार में हम सरकार चला रहे हैं, तमाम छोटी दलों के साथ बैठ करके सीट शेयरिंग पे बात करें। और सीट शेयरिंग पे भी जो बात होनी है तो वो 23 तारीख को सीट शेयरिंग का विषय नहीं है। इतना बेचैन होने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। वो कह रहे हैं अभी हमको बुलाया ही नहीं गया, उनकी पार्टी को इन्विटेशन ही नहीं भेजा गया। ठीक है, ये तो लोकसभा का चुनाव है ना, विधानसभा का चुनाव थोड़ी है। अभी 23 को बैठक होगी, 23 के बैठक में और कई राजनीतिक दल है जो अभी छूटे हैं, उन लोगों से बात करना है, उन लोगों से संपर्क स्थापित करना है। तो जो मुद्दे हैं वो मुद्दा बड़ा होता है, वो मिशन बड़ा होता है। उस मिशन के तहत नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पे काम हो रहा है। तो समय समय पे सभी राजनीतिक दलों से संबंध स्थापित किया जाएगा, उन लोगों से बात किया जाएगा। सभी को सम्मान के साथ इस मिशन को देश का सवाल है। इस मिशन को सफलता करने के लिए तमाम जो छोटी दल हो या बड़ी दल हो, तमाम दल को एक साथ लेकर के चलना महत्वपूर्ण विषय है। इन विषयों पे काम हो रहा है। अभी 23 तारीख को बैठक हो रहा है, उस बैठक के बाद निर्णय किया जाएगा कौन कौन दलों से बात करनी है तो बात की जाएगी। अब कोई भी राजनीतिक दल अब सरकार में रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, वो उसका अपना अधिकार है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो विषय पे दिया है, अब वो विषय इस तरह का तो कोई विषय हम लोग के सामने से नहीं गुजरा है। अब पार्टी का कोई औपचारिक बयान भी नहीं आया है। अभी आने दीजिए उसको थोड़ा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आप केवल प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि आप महासचिव हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी। प्रवक्ता एक बार फिर भी ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अभी तक बात हमारे तक नहीं आई है। आप सीनियर लीडर हैं पार्टी के, तो आप तक वो बात जरूर पहुंच गई होगी। मुझे लगता है कि अब तक या बात नहीं भी पहुंची होगी तो कुछ ना कुछ सुगबुगाहट जरूर आ गई होगी कि वजह क्या रही है, पार्टी के अंदर खाने चल क्या रहा है। आप बड़े पद पर हैं, महासचिव हैं प्रदेश के जेडीयू में, तो जाहिर तौर पर है जानकारी होनी चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आपको जानकारी नहीं हो। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे, आएंगे। योगेश जी, हाँ योगेश जी, हम लोग पार्टी के एक सिपाही है, एक कार्यकर्ता है। लेकिन जहां तक हमको जानकारी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय जीतन राम मांझी को हमेशा सम्मान पूर्वक
उन्होंने देखने का काम किया है, उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। जब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को समय का अवसर प्राप्त हुआ था तो आदरणीय जीतन राम मांझी को सबसे पहली पसंद बना के इस राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व, और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से वो 15 में इस्तीफा भी नहीं दे रहे थे, तब फिर हटवाया भी गया था। ये भी तो बताइए समय आप। पे जब राजनीतिक घटनाक्रम होती है, जब राजनीतिक घटनाक्रम होती है तो निर्णय लिए जाते हैं, पार्टी के हित में, राज्य के हित में निर्णय लिए जाते हैं। वो निर्णय भी बहुत अच्छा था, वो निर्णय भी अच्छा था। समय समय पे समय, बिल्कुल ठीक बात है। समय राजनीति या अवसरवादिता कहलाती ही है। राजनीति जो है वो अवसरवादिता की ही होती है। जब जिसको अवसर मिले वो सत्ता पर काबिज होने के लिए बिल्कुल लालायित होता है, नो डाउट इसमें। ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं इम्तियाज अंसारी जी, आपकी बात से हम सहमत हैं। अवसरवादिता को ही राजनीति कहते हैं, ऐसा नहीं होता है कई हर जगह। ये कोई अवसर नहीं, नीतीश कुमार जी के अंदर कोई अवसरवादिता नहीं है। नीतीश कुमार जी का कोई अपना ये भी नहीं है। नीतीश चलिए ठीक है, वो आप पार्टी के सिपाही हैं, आपके कहने का अधिकार है। विपक्ष एकता के प्रतीक है। अब विपक्ष एकता हो रहा है और हो करके रहेगा। चलिए ठीक है। मनीष पांडे जी, क्या कुछ चल रहा है? 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी साहब मुलाकात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से, और उसके बाद ठीक 2 महीने बाद 13 जून ही चुनी जाती है और इस्तीफे की संतोष मांझी की तरफ से। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है बीजेपी और हम के बीच में? योगेश जी, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान यात्रा निकाला था तो उसके बाद ही जीतन राम मांझी जी ने गरीब संवाद यात्रा निकाला। बड़ा स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री जी को मैं इन सब विषयों के बारे में बताऊंगा, और फिर यात्रा को समाप्त करके वो अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। हाल के दिनों में भी अब अगर घटनाक्रम आप देखेंगे तो वो अपने विधायकों के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी समस्याओं को, और उन्होंने मीडिया के सामने आकर मनीष जी 2 सेकंड के लिए रोकेंगे। मनीष जी 2 सेकंड के लिए आपको रोकेंगे। इस बीच हमारे साथ हम की प्रवक्ता पूजा सिंह भी जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है JK24/7 न्यूज पर। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। मनीष जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि वो लगातार कहीं न कहीं अगर अमित शाह जी से मिले, बिहार के विषय, विकास के विषय पर उन्होंने कहा कि हम अमित शाह जी से जाकर मिले, अगर वो अमित शाह जी से मिले तो वो नीतीश जी से भी मिले हैं अपनी बातों के संबंध में। जीतन राम मांझी जी ने और बड़ी बेबाकी से कभी बीजेपी के विरोध में तो कभी नीतीश जी के विरोध में अपनी बातें रखी है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखी। अब रही बात यह है कि अगर मान लिया जाए बीजेपी से मिले, अगर अमित शाह जी से मिले, अगर बीजेपी उन पे डोरे डाल रही है या डोरे डाल रही थी और ये नीतीश जी को पता था, तो भाई जिन सवालों को लेकर आज भी जीतन राम मांझी जी खड़े हैं कि उनको बोला गया कि अपनी पार्टी को मर्ज करा, उपेंद्र कुशवाहा का हाल तो बिहार ने देखा और बिहार के सारे राजनीतिक दलों ने देखा कि मर्ज कराने के बाद उनकी क्या हालत हुई। उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़े स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने आकर चुनौती दी नीतीश जी को कि आप भी अपने बच्चे का कसम खाइए और मैं भी अपने बच्चे का कसम खाता हूँ कि आपने यह बातें नहीं कही थी कि अब हमारे बाद तो पार्टी को आप ही को देखना है। लेकिन बाद में वो तेजस्वी यादव को नेतृत्व करता मान दिया और उन्होंने कहा कि बस आगे तो अब तेजस्वी जी देखेंगे विलय कराने के बाद। तो यह स्थिति जो है कि महागठबंधन में जितने भी बड़े लीडर हैं उन सब सारे बड़े लीडरों को साइड और किनारा किया जाए ताकि तेजस्वी यादव का रास्ता क्लियर हो सके। और देखिए योगेश जी, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, 12 तारीख की जो बैठक होनी थी विपक्षी एकता की, नीतीश जी घूम फिर के सब जगह गए, मिले जुले, और 12 तारीख का दिन मुकर्रर किया था जो फ्लॉप हो गया पूरी तरीके से। अब जो है तो ये जो 23 वाला दिन है वो तो एक्चुअली लालू जी ने रखा है और लालू जी के मतलब प्रयास से यह बैठक हो रही है जिसमें बात आ रही है कि राहुल गांधी भी आएंगे और ये भी आएंगे और वो भी आएंगे। नहीं, आपको ये कैसे पता कि लालू जी ने 23 तारीख निर्धारित की है? आपको नहीं पता है तो ये अफसोस की बात है। हाँ। ये पूरी तरीके से लालू जी ने सारी पार्टियों से सबसे उनके प्रयास से एक बार दोबारा उन्होंने प्रयास किया है। हाँ। और खास करके कांग्रेस को बैठक में आने के लिए मनाने की पूरी भूमिका लालू जी की। मतलब नीतीश जी को आप दरकिनार कर रहे हैं पूरी तरीके से? हम नहीं कर रहे हैं, लालू जी ने कर दिया। हाँ। लालू जी ने यह स्पष्ट कर दिया, लालू जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि 12 तारीख की बैठक फ्लॉप हुई, इसका मतलब नीतीश जी अब नेता नहीं है। और इसके प्रमाण मैं आपको बताता
वो प्रमाण यही है कि ललन सिंह ने कह दिया कि अब नीतीश जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। ललन सिंह जी जो अभी तक कहते रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में, चूंकि जेडीयू के प्रदेश महासचिव को आपने बिठाया, प्रवक्ता को नहीं बिठाया आज के डिबेट में, इसलिए जो कार्य समिति की बैठक हो रही थी तो ललन सिंह जी ने घोषणा किया था नीतीश जी के नाम का। और अभी परसों जो ललन सिंह जी का बयान आया और तेजस्वी जी का बयान आया, अगर आप उसको मिलाएंगे तो यह बात तो स्पष्ट रूप से तय है ना कि नीतीश जी अपना 3 में है न 13 में है, 23 जून तक उनका जो भी है उसके बाद संयोजक बनेंगे या कुछ भी बनेंगे। और मैं आपको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दूं, 23 जून के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाँ। और नीतीश जी को वही कहा जाएगा, यह ले अपनी लकुट कमलिया, तुमने बहुत ही नाच नचाए। ठीक ठीक। और ताजपोशी बिहार के मुख्यमंत्री की नई ठीक इम्तियाज, ठीक है, रोकेंगे मनीष जी, रोकेंगे आपको। यस इम्तियाज, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद पूजा जी के पास आते हैं। आप म्यूट कर रखे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए पहले अपने आप को। नहीं, शुरुआती दौर से नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं रहे। हाँ। देश में घोषित आपातकाल को नीतीश कुमार जी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और नीतीश कुमार जी ने जब एनडीए से अलग हुए, जब एनडीए में नीतीश कुमार जी थे तो देश में ये था कि नरेंद्र मोदी जी को बाखबर मिल रहा है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी एनडीए से अलग हुए, विपक्ष की आवाज बने और अब आज देश में वॉइस ऑफ ऑपोजिशन नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री, ठीक है, वही बात आते हैं, इस बात पर भी आएंगे कि वॉइस ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा? राहुल गांधी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, केजरीवाल साहब होंगे, कौन होगा? यही तो सवाल है सबसे बड़ा, यही सवाल होगा सबसे बड़ा। ठीक है इम्तियाज जी, आ रहे हैं आपके पास, आएंगे। पूजा जी, क्या वजह रही भाई कि सरकार से अपने आप को अलग कर लिए कैबिनेट के हिस्से से आपके नेता ने, और ये कहा कि दबाव बनाया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए? आगे आने वाले समय में महागठबंधन का हिस्सा रहेंगी आप कि नहीं रहेंगी? देखिए, ये तो बात की चीज है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तय करेंगे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के रहेंगे या नहीं रहेंगे, मगर किसी तरह का आप दबाव जिसे बना रहे, लेकिन इस्तीफा के दबाव नहीं बनाया गया था। इस्तीफा हमारे जो डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे हम पार्टी के, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से दिया, क्योंकि उनका यह मानना है कि हम गरीबों के लिए लड़ते आए हैं और गरीबों के लड़ेंगे, जो भी पीछे हैं तो उनको हक दिलाने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी अधिकतर देखा जाता है तो कहीं भी उन पे ध्यान दिया नहीं जा रहा है। हम पिछले बार भी यात्रा किए थे हम लोग, तो वहाँ पे गरीब जन संपर्क यात्रा था जिसमें बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की शिकायतें थी। तो उनका ये कहना है कि हम पार्टी हमारी है, हम पार्टी हमारी नहीं है, ये हम पार्टी हम उन गरीबों के लिए है, हम उन गरीबों की आवाज बनकर आते हैं जो गरीब बेचारे पट्टा तक नहीं पहुंच पाते, अपनी बहुत सारी बातों को नहीं रख पाते, अपनी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते। कोई एक ऐसी पार्टी का इस देश में किसी एक ऐसी पार्टी का नाम बताइए जो ये कहना कहती हो जो आप कह रही हैं। पार्टी को आप विलय कर लीजिए, नहीं ये आप कह रहे हैं कि पार्टी को विलय कर दीजिए। हाँ। तो अगर आप ये देख ले कि हम अगर गरीब की लड़ना चाहते हैं, किसी गरीब के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आवाज है, इसका मतलब आप उस बात को कहीं ना कहीं हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस बात का विलय करने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर बात विलय करने की है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका ये मानना है कुछ भी हो जाए हम गरीबों के लिए ही लड़ेंगे। इम्तियाज अंसारी जी कह रहे हैं ये विधानसभा का चुनाव नहीं लोकसभा का चुनाव है, इसमें बड़ी पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी, छोटी पार्टियां नहीं। छोटी पार्टियों को जो होगा वो बता दिया जाएगा, एक मैसेज दे दिया जाएगा। पार्टियां छोटी कैसे है? आपने देखा नहीं था जब हमारे पद यात्रा चल रहा था, वो जन सैलाब जो देखा था जिससे भीड़ थी, वो आपने देखा नहीं क्या? ये जो जनता है ना, उसके लिए हमारे लिए इतना प्यार भाव उनके दिल में है कि हमें चुनाव के लिए सोचना ही नहीं है। अब वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। अगर ये महागठबंधन में है कि डाल ठीक है, अगर छोटी पार्टी है तो ये आपकी सोच से छोटी पार्टी है, हमारी सोच से कोई छोटी पार्टी नहीं है। हम तो बहुत खुश है कि हमारी जनता इतना प्यार करती है और ये हमारे लिए उनके मन में इतना प्यार और विश्वास है। यहाँ पर सीटों की लड़ाई भी थी क्या? ये खबरें आई थी कि 5 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, वो 5 सीटें नहीं दी जा रही हैं। देखिए ये बात की चीज है कि 5 सीटें दी जा रही नहीं जा रही है, वो बात की चीजें हैं, ठीक है। और इससे हम इलेक्शन की बातों पे नहीं कर रहे। अगर 5 सीटों की बात थी तो आप ये बताइए कि पार्टी को विलय करने की बात कहाँ से आ रही है? आपने ये क्यों कह दिया कि आप अपनी पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाए? ये बातें कहाँ से आ गई? अगर छोटी पार्टी है तो आप उस छोटी पार्टी को क्यों अपने आप में लाना चाह रहे हैं?
तो कहीं मतलब हमारी अस्तित्व पार्टी की लड़ाई है, आगे आने वाले समय में आप जो है एक नया रास्ते को तलाश सकती हैं। नहीं, रास्ते को तलाश सकती है, हमारे साथ है, हम रास्ते पे चल रहे हैं। हम बिहार के वो हर एक कोने में दौरा कर चुके हैं और दौरा करते हुए हमें ये अच्छे से भली भांति समझ आ चुका है कि जनता का प्यार हमारे साथ बहुत भली भांति है और चुनाव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर जो जेडीयू है या फिर नीतीश जी हैं, ये समझ लें वो कि आने वाले चुनाव में क्या बोलते हैं, जैसे आने वाले चुनाव में उनको कहीं कुछ बोलने की नहीं है। वो जो जैसे कि छोटे जाति के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, तो उन लोगों के बारे में सोच ले, वो उनके बारे में कहीं ना कहीं उनकी सोच नहीं है, तभी तो वो इस तरह से सोच रहे हैं ना कि चलिए हम पार्टी को साइड कर दिया जाए। वो भूल रहे हैं कि आज जो गरीब है, हमारे जो पिछड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानियां ना हो, ये भी आप देखें। ठीक है, अच्छी बात है। अजय शर्मा जी, आप इन सारी ठीक है आगे बात आपकी आ गई, पूजा जी आ गई, आपकी बात समझ गए। योगेश जी एक जवाब है हमारी तरफ से, हम पार्टी को छोटी पार्टी बोलने वाले के लिए कि हर पार्टी, हम पार्टी से डरती है। जब से ये पद यात्रा शुरू हुई है ना, तब से हर पार्टी, हम पार्टी से डरती है। अरे सब कहिए, सीधे इम्तियाज जी बैठे हुए हैं, सीधे कहिए ना कि सरकार डरती है, सरकार जेडीयू आरजेडी को डर लग रहा है। आगे आ रहे हैं, उसका जवाब लेंगे इम्तियाज जी से। लेकिन बिल्कुल सारी पार्टियों को डर लग रहा है, सारी पार्टियां डर रही हैं। हाँ, सारी कौन है? सारी यही तो है जो मजबूत पार्टियां, वहां पर जेडीयू आरजेडी बीजेपी की तरफ आपका झुकाव नजर आ रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारों में। छोटी पार्टी है। हाँ, ठीक, आप डर करके बोल रहे हैं कि छोटी पार्टी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो कहिए ना जेडीयू सभी पार्टियों को आप सीधे कहिए कि भाई वो पार्टी मुझे डर रही। ठीक है, आएंगे आपके पास, पूजा जी आ गई बात आपकी बात का जवाब इम्तियाज जी देंगे। लेकिन उससे पहले हम, ठीक है, उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी अजय सर जी जुड़े हुए हैं। अजय जी से हम पूछ लें, क्योंकि वो भी लगातार बिहार की राजनीति पर मुझे लगता है पैनी नजर बनाए हुए हैं और वो समझने की कोशिश वो भी कर रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की जो तैयारियां सभी विपक्षी दल कर रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। अजय जी, मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन ये आपसी मोहब्बत में ही बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है। क्या आने वाले समय में जो अभी से आज से ये नजर आने लगा है, हालांकि अटकलें 2 महीने पहले हमको अगर हम जिक्र करें मांझी साहब को, तो जब अमित शाह जी से उन्होंने मुलाकात की थी, तभी से चर्चाएं आने लगी थी कि क्या एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर हम जा सकती है क्या आने वाले चुनाव में। वो आज थोड़ा सा और तस्वीर साफ हो गई है, क्लियर होती नजर आ रही है। क्या अब लगता है कि बीजेपी के बीच जो डील चल रही है, हम की चर्चा यह भी है कि एक राज्यपाल का पद और एक एमएलसी का पद, ऐसा कुछ? देखिए, बिहार की राजनीति शुरू में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। जब जीतन राम मांझी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए, उसके बाद जो घटनाक्रम हुए और उसके बाद जो इलेक्शन में वो गए और हम पार्टी को जिस तरीके से दल बदलते हुए देखा और पीआईटी को भी देखा हमने किस तरीके से चीजें रही, वहीं से उनकी स्ट्रेटेजी समझ में आने लगी। बेसिकली जीतन राम मांझी को अपनी पार्टी को एक बड़ी पार्टी के रूप में स्टैब्लिश करना है, बिहार के अंदर एक विकल्प के रूप में लेकर आना है लोगों के बीच में। जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां हैं वहां पर उनके बीच में अपने आप को लेकर आना था। और शायद मुझे लगता है उस वक्त उनको लगा होगा कि जो तेजस्वी यादव है, उनकी राजनीति जिस तरीके से चल रही है गरीबों की और वो पिछड़ों के, मुसलमानों के, जो वंचितों के, वो मसीहा बन के उभर के सामने आए हैं, शायद वही वोट बैंक के ऊपर उनकी नजर भी थी इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर हम पूरा देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे भी आपने कहा, तो यहाँ पर तो मुझे उनको देखकर, जीतन राम मांझी को देखकर ओम प्रकाश राजभर की याद आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो कहीं भी किसी पार्टी में चले जाते हैं जहाँ भी, और वो हर बार पार्टी से अलग होकर अपना राजनीतिक कद आंकते हैं कि मैं कितना बड़ा हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जीतन राम मांझी का है कि वो हर बार अपना राजनीतिक कद आंकने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर हैं। ये जैसे वही सब चीजें हम समझ पा रहे हैं। और एक प्रेशर पॉलिटिक्स है उनकी, और जितने भी राजनीतिक रणनीतिकार हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो जानते हैं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स में रहते हैं हमेशा, और उसके वो चेक करते रहते हैं कि कितना हम सौदेबाजी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं,
क्या नहीं ले सकते हैं, कितना कद हमारा बड़ा हो गया, अब हमारे पास कितना जन सैलाब आ गया, कितना वोटर हमारे पास में आ गया, किस पर हम प्रभाव डाल सकते हैं, किसका खेल बिगाड़ सकते हैं या किसका खेल बना सकते हैं, वो उसी गुणा भाग में लगे हुए हैं। क्योंकि उनको अपने को बड़ा करना है और आगे बढ़ना है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर पार्टी की होती है। हर पार्टी जो यहाँ पर जो है अपने आप को बड़ा करने के लिए आई हुई है, छोटा होने के लिए नहीं आई हुई है। इसीलिए जैसे उन्होंने भी ये किया है, वो मैं ये इतना समझता हूँ कि नीतीश कुमार के छाते से बाहर निकलकर खड़े हो गए हैं और देख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कितने बड़े हैं और हमें क्या क्या ऑफर आ सकते हैं। मैं बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मैं गृह मंत्री नहीं कहूंगा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ मुलाकात को उसमें डिस्कस नहीं करूंगा, वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। लेकिन जो महागठबंधन में जिस तरीके के उन्होंने मैसेज दिया है कि हम रसूखदारों के सामने नहीं झुकेंगे, हम अपने लोग की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें सत्ता का सुख छोड़ना पड़े या सत्ता से हमें बाहर हो जाना पड़े, तो वो एक मैसेज देने में अक्सर कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद पब्लिक उनसे जुड़ती चली जाती है, फिर वो सत्ता में शामिल हो जाते हैं, फिर कहते हैं देखिए हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें दबा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और ये अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। जैसे ही अन्याय शब्द आता है, बिहार की राजनीति एकदम से बदल जाती है, क्योंकि वहां के लोगों ने वो अन्याय बहुत सहा है, वो दर्द उनकी चीज उनके अंदर हो, उस चीज को भली बात जानते हैं। तो मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जीतन राम मांझी ने वाकई बिहार की वो नब्ज पकड़ ली है, जिसके सहारे वो सोच रहे हैं कि वो जो है किसी भी पार्टी के साथ जो है अपनी डील कर सकते हैं कि इसके साथ जाएंगे या उसके साथ जाएंगे, या उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जिससे कि वो अपने लोगों को मैसेज दे सके कि देखो हमारा राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, हमारा राजनीतिक दायरा बढ़ रहा है, हम एक अच्छी बड़ी पार्टी के रूप में खड़े हो रहे हैं। जैसे कि हम पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि हम छोटी पार्टी नहीं है। यहाँ पर कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती है, सब बराबर होते हैं, सभी अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से सत्ता में बने रहने की चाहत है और उसको आगे बढ़ने की चाहत है, मैं वही देख रहा हूँ। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो नीतीश कुमार के लिए झटका है। और रही बात वॉइस ऑफ अपोजिशन, कौन होगा कि नीतीश कुमार होंगे, ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल तो होंगे, कितना क्या कुछ बड़ा असर पड़ेगा क्या अगर हम अलग होती है तो क्या बीजेपी के साथ जुड़ती है तो क्या इसका जो इफेक्ट होगा वो बड़े आकार में होगा क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है इसमें बड़े आकार में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पार्टी को बहुत उस लेवल की पार्टी बनने में अभी कम से कम 1 दशक जरूर लगेगा कि वो असर डाल सके। यदि एक सांसद भी, एक मंत्री भी रिजाइन कर दे तो पूरी सियासत में भूचाल आ जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आकलन कर रहे हैं हम कहाँ खड़े हैं। इसी में छोटा सा सवाल जोड़ देते हैं, बीजेपी को कितना फायदा मिल जाएगा अगर बीजेपी के साथ जाती है? तो कम से कम वोट तो काट ही लेगी बीजेपी। हाँ, वोट तो काटेगी, वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा बीजेपी का, तो काटेगी। ठीक बात, सही कह रहे हैं। वोट परसेंटेज बढ़ेगा बीजेपी का। पूजा जी आप कुछ कहना चाहिए? वो उसके साथ एक सवाल जोड़ देते हैं, वो कस्में, वो वादे, वो सारे कुछ सब भूल जाएंगे मांझी साहब, क्योंकि वो कस्में खाते थे कि वो नीतीश कुमार के साथ ही अब रहेंगे हमेशा। लेकिन यहाँ बात गरीबों की आती है ना कि आप उनके लिए अगर खड़ रहे हो, ये बोल रहे हैं शर्मा जी अभी कि सत्ता में बोलते सत्ता रहे ना रहे हम गरीबों के साथ खड़े हैं, तो बिल्कुल सही है। और आप शर्मा जी ये भी याद रखें कि जीतन राम मांझी जी जो हैं वो गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं, वो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। और किसी को झटका कभी बिहार के अंदर गरीबों की मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव भी फेमस थे, कभी सुशासन बाबू भी फेमस थे गरीबों के मसीहा के रूप में। बिहार के अंदर हर कद्दावर नेता गरीबों का मसीहा ही है, लेकिन बिहार की गरीबी दूर नहीं हुई। तो आप ये तो आपके पास में कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव ये तो गरीबों को मसीहा कह रहे थे। वो ये बता देना कि कितने लोग गांव गए हैं और गरीबों के पास गए हैं। कोई बात नहीं, आप ये भ्रमण करते रहिए, सभी नेता यही भ्रमण करते हैं, यही चलता रहेगा, लेकिन बिहार की गरीबी दूर नहीं हो पाई। बड़ा दुख होता है इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार की गरीबी के ऊपर राजनीति करती है और वोट बैंक साधती है, उसके बाद सत्ता होती है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि क्या गरीबी और अन्याय के नाम पर वो ऐसी पार्टियों को वोट देते रहेंगे जो उनके लिए कुछ भी ना कर सके? गलत बात है ये। तो कर तो रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो आप विरोध करने की बात कर रहे हैं, पार्टी तो क्यों नहीं विरोध? एक सेकंड पूजा जी, अब आपको रोकेंगे यहाँ। केवल आपके लिए कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ, ये कमेंट जो करने जा रहा हूँ केवल आपके लिए कमेंट नहीं करने जा रहा हूँ। पूजा जी इस बात का सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं अंसारी साहब से आपका जवाब लेंगे। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क किसी को नहीं पड़ता। पूजा जी एक सेकंड, अब सुनिए तो जो बोलने जा रहा हूँ ना, केवल आपके लिए नहीं बोलने जा रहा हूँ, खासतौर पर सभी राजनीतिक दल के उन नेताओं के लिए ये वर्ड हैं जो बताते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, जो बताते हैं कि हम दलित शोषितों के मसीहा हैं, उनके लिए हैं।
वो नेता मुझे बताएं, किसी भी राजनीतिक दल के पास अगर आंकड़ा हो जो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए पूजा जी भाई, आपके लिए मैं पूछ रहा हूं, बताइए ना, बताइए आपका कौन सा नेता है। अरे सुनिए, आपके मांझी साहब ने कौन से दलित व्यक्ति को घर के अलावा छोड़ करके पार्टी में ला करके खड़ा कर दिए हो कि आप चलिए हम आपको आगे कर रहे हैं, विधायक की टिकट लड़िए, लीजिए हमसे, किसी गरीब को खड़ा किया? कितने बच्चों को आपने वहां पर आपकी पार्टी ने कितने बच्चों को वहां पर गोद लिया कि जिनके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं, उनके पैसे हम देंगे? कितने, आप बताइए मुझे, आंकड़ा बताइए, आपने कितने परिवार के उन गरीब बच्चों को गोद लिया और पढ़ाने का प्रण लिया, पढ़ाने का बीड़ा उठाया कि ये गरीब है और इनको हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रोजगार दिलाएंगे इनको? एक आंकड़ा बताइए आप। 5 बीच में जमीन दी गई क्या? उनकी बातों को लेकर आप एक आंकड़ा बताइए ना। आप, अरे पूजा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, एक नाम बताइए आप एक नाम बताइए जो किसी गरीब परिवार से किसी बच्चे को उठाया हो आपकी पार्टी ने और उसको बेहतर शिक्षा देने का बीड़ा उठाया हो। आप एक बच्चे का नाम बताइए। बच्चे का नाम क्या? आप जाइए ना गांव में, जाइए जहां हमारे विधायक। अरे फिर वही चीज ना, बहुत छोटी सी ग्राउंड लेवल की बात मैंने पूछ ली है और अब आपके पास जवाब नहीं है। आप बताएंगे गरीबियों की समस्या, ठीक है आ रहे हैं आपके पास। कहने भर से नहीं हो जाता है, देखिए पूजा जी, कहने भर से नहीं हो जाता है, भ्रमण करने से नहीं होता। हम लोगों का दुख जानने से, हम लोगों का दुख जान ले तो उनसे क्या उनका दुख निवारण हो जाएगा? हम उनके दुख को कितना बांट सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, उसके बाद हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने भ्रमण किया और हमने इतने लोगों की समस्याओं को समाधान किया। हम तब कह सकते हैं, भ्रमण करने से नहीं दुख खत्म होता है, भ्रमण करने से समस्याएं नहीं खत्म हो जाती हैं। नहीं, सभी राजनीतिक दल केवल लोग जो हैं वो भ्रमण ही करने लगे। नीतीश कुमार जी ने कहा जमीन देने की बात, तो जमीन देने की बात कहाँ हुई? इस बात पर भी मुद्दा उठा कर लिया गया, जो नीतीश जी को बोला गया था। वो आप इधर उधर भटक रहे। रुकिए पूजा जी, रुकिए भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप सटीक जवाब दे नहीं रहे आप इधर, ठीक है। इम्तियाज अंसारी जी, देखिए पूजा जी कह रही हैं कि भाई बात उनकी भी ठीक है कि दबाव क्यों, दबाव की पॉलिटिक्स क्यों, आप उनको विलय करने के लिए कह रहे हैं, आप उनको छोटी पार्टी कह रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात को तो एहसास होगा कि यहाँ पर अब हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो अपना नया रास्ता तलाशेंगे और नया रास्ता यदि तलाशेंगे तो नुकसान कुछ ना कुछ तो होगा, ये तो जाहिर तौर पर है। जानकारी है, पार्टी विलय की बात तो आज हम पार्टी के द्वारा सुन रहे हैं। जनता दल यू में इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको पार्टी विलय का कहा गया है। जनता दल यू की तरफ से औपचारिक इस विषय पे कोई बयान भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि हम उस चीज को याद करते हैं कि आदरणीय जीतनराम मांझी ने संकल्प किया था कि मैं राजनीति करूंगा तो नीतीश कुमार जी के साथ करूंगा और नीतीश कुमार जी को मजबूत करूंगा। देश की राजनीति में नीतीश कुमार जी जो आगे बढ़े हैं उनके महत्वपूर्ण योगदान को मैं सहयोग करूंगा। 2 बात। तीसरी बात देखिए ये है कि अभी देश में 2 विचारधारा है, एक विपक्ष का विचारधारा है, एक सत्ता पक्ष का विचारधारा। इन 2 विचारधारा में तमाम राजनीतिक दल है, छोटी राजनीतिक दल हो या बड़ी राजनीतिक दल, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। उसको अपना अधिकार है अपना निर्णय लेने का। उसको निर्णय लेना है कि देश के संविधान के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के युवाओं के सवाल पे, देश के किसानों के सवाल पे, देश की बेटियों के सवाल पे विपक्ष की आवाज के साथ रहना है कि सत्ता पक्ष की आवाज के साथ रहना है। तो ये 2 विचारधारा है, इन 2 विचारधारा में चुनाव करना है और देश की जनता देख रही है कि कौन किसके साथ जा रहा है, किस विचारधारा के साथ जा रहा है। ठीक है। मनीष जी, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे, आपको क्या लगता है कितना बड़ा फायदा होगा यदि हम आपके साथ जुड़ती है तो? देखिए ऐसा है योगेश जी, जिनसे बिहार नहीं समझ रहा, 9 महीने से बिहार बेहाल है, अराजकता है, यहाँ पर दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, स्वर्ण व्यवसायियों के दुकान लूटे जा रहे हैं। जिनसे बिहार नहीं सममझ रहा, जिनसे अपना यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, दिन दहाड़े कोर्ट में हत्या हो रहा है, यूपी में दिन दहाड़े कोर्ट में हत्या हो रहा है, वो नजर नहीं आ रहा है, वो अराजकता नजर नहीं आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं? देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटी को जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है उनको रोड पे घसीट के सरकार की पुलिस। चलिए ठीक है। अच्छा, इम्तियाज अंसारी जी और मनीष पांडे जी, आपको दोनों लोगों को रोकेंगे। देश का किसान किसको कौन अधिकार देगा देश चलाने का और राज्य चलाने का, ये जनता तय करती है और आने वाले समय में जनता एक बार फिर से तय करेगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर 23 जून के बाद जिस तरीके से अभी ये बात कही गई
कि 23 जून के बाद, मनीष जी ने शायद बात कही थी कि 23 जून के बाद बिहार की सियासत बड़ी पलटी हुई नजर आएगी। बड़ा उथल पुथल जिस तरीके से भी चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी कि 23 जून के बाद क्या कुछ सियासी परिस्थिति वहां की बनती नजर आ रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 23 जून में कौन कौन से विपक्षी घटक हैं जो इस महागठबंधन के बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद इस बैठक के बाद नतीजे क्या कुछ निकल कर